जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सारे तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। और मेरी तरफ से आपको दिली हैप्पी न्यू ईयर, और आपके देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दिली दुआएं कि इन सारी इंसानियत के लिए 2024 जो है वो बाइसे बरकत हो। जो क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे वो कोविड के दोबारा फैलने से, या चाहे जंगों के हवाले से, चाहे इन्फ्लेशन के हवाले से, तो मेरी ये हम्बल दुआ है कि खुदा जो है वो आसानियां पैदा फरमाए सारी दुनिया के लिए। आमीन, थैंक यू। तार साहब, जिस तरह कि आपने बात की नए साल की, तार साहब, नया साल जो है बड़ा, ये 2024 बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है, अब होते हैं कि नहीं होते। भारत के अंदर जो है वो इलेक्शंस बिल्कुल प्लान है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं 2024 को? 2024 लगता है दुनिया बदल देगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों शक्लों में। जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। मैं देख रहा था, शशि थरूर कह रहे थे कि वेरी सून वी विल बी राइटिंग ऑब्ituaries फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक और किस्म के कंट्री लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में कह रहे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होनी। जिस तरह एक जमात जो है उसको दीवार से लगा दिया है और लोगों को जिस तरह जेलों में डाला जा रहा है। अमेरिका के हवाले से भी देखें तो एक लीडर जो है वो जेलों में की तरफ जा रहा है और उसको इलेक्शन लड़ने की नहीं। और बांग्लादेश में भी यही है। तार साहब, जिस मुल्क में भी जाए इलेक्शन और जो जो सेटअप नजर आ रहा है वो बड़े अजीब से। आप कैसे देखते हैं 2024 को? ये जो 2024 में ये जो इलेक्शंस होंगे, ये जारी बात है दुनिया को बदलेंगे। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं सर? चिमा साहब, मैं इसको बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक चीज को मुसलसल देख रहा हूं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डिक्लाइन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई और ये आज से शुरू नहीं हुआ। इसके इसके साथ मेरा जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट है वो ये है कि जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और बिलखसूस जमहूरियत एक बहुत पुराना सिस्टम है, जब बनाया गया टाइम टू टाइम हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। इसकी देखिए मिसालें मैं देना चाहूंगा कि देखें आदि दुनिया के अंदर, जहां डेमोक्रेटिक दुनिया की बात करो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। दूसरी दुनिया के अंदर जो है वो आ, आ, उसमें टू पार्टी सिस्टम है। और जहां जहां ज्यादातर कामयाब है जमहूरियत, वहां पे ज्यादातर टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। और फिर उसके अंदर फ्लॉ है। फ्लॉ ये है, मेरी नजर में अगर देखा जाए कि दो एक्विजिशन जो मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस पे मुझे दो जो मेरी एक्विजिशन है वो ये है। एक तो इसको मैं कहता हूं दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए आपको करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। वो जो पैसे वो कहां से आते हैं? स्पेशल इंटरेस्ट देता है आपको पैसे। यहां पे इस वक्त कहा सोरो के बारे में कहा जाता है, कोक ब्रदर्स के बारे में एलिगेशन है कि वो फंड करते हैं अपने मुफाद के लिए, अपनी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। तो फिर उसका मकसद ये है कि जब स्पेशल इंटरेस्ट आता है तो वो स्पेशल इंटरेस्ट उसको फिर जो उसके जो नुमाइंदे जीतते हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर जो दूसरे वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कौन करता है? लोअर मिडिल क्लास की यहां पे रिप्रेजेंटेशन कहां है? एक तो सबसे बड़ी एलिगेशन ये है। दूसरी इसमें मेरी जो इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इसमें हमने रिफॉर्म नहीं किए। एक तो ये इट्स अ रिच मैन्स क्लब। अमेरिका के अंदर एक बड़ा वॉशिंगटन डीसी की गाड़ियों की नंबर प्लेट के ऊपर आज भी स्लोगन है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये 1776 के अंदर ये स्लोगन अडॉप्ट किया गया था यहां पे ब्रिटिश के खिलाफ, कि यहां पे ब्रिटिश बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा के पैसा सारा ब्रिटेन ले जाते थे। अमेरिकन कहते थे हमारी रिप्रेजेंटेशन कहां है? तो आज भी अगर देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा एलिगेशन है इस वक्त जमहूरियत के ऊपर। फिर हमने इसमें जो पैसा रेज करने के लिए कोई कवानीन नहीं बनाए। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां पे एक आके चीज को आइडेंटिफाई किया था कि अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की टर्म्स होनी चाहिए। ये 60-60 साल से सेनेट में, इस वक्त हमारे बाबा जी बाइडन जो है उनकी उम्र तो कोई 80-85 साल के आसपास है, लेकिन वो तकरीबन मोर देन 50 ईयर्स हो गए एज ए सेनेटर। तो वो फिर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट जो है आपके जमहूरी इकदार को, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है।
उसको यहाँ पे रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बैलेट से बाहर रखने की कोशिश जो की जा रही है, उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जिसमें जजेस भी शामिल हैं, अनइलेक्टेड है, पॉलिटिकल एफिलिएशन के जरिए वो आगे आए हैं, उनको डेमोक्रेट या रिपब्लिकन गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, उनको डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से दूर उनको नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और फिर वो उनके आइडियाज को देख के, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर उनको सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो अब वो जो रूलिंग एलीट है वो किस तरीके से एक सियासी बंदे को आउट ऑफ बैलेट रखना चाहती है, हाउ इट इज पॉसिबल। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर यहां पे ये डिक्लाइन में है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे मुमालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग और फल फूल रही है? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी उनकी तालीमी सतह क्या है, क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या है, लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिस तरह का मैं खासकर बिलखसूस भारत और पाकिस्तान के अंदर, जहां पे रेट ऑफ लिटरेसी इज वेरी पुअर, वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए, एक एक विस्की की बोतल के लिए फिर वो दे देते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। तो ये उसमें अच्छा, उसमें अब जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है, और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी, आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी, और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके अखराजात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात, कर्जे देते यहां हैं वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ के अंगूठे लगाते हैं आपके आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के, और पता है, सबको पता है, बल्कि वो आईएमएफ को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट है, जब तुम्हें पता था कि वो कौन का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया। ये मेरे, दिस इज पार्ट ऑफ माई
मिशन एंड माय लाइफ, उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पर, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जिसके जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की जबान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो वो कहना चाह रहा था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर अगले दिन मैंने किसी बंगाली जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा है कि हाउ डेयर अमेरिकन कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टॉक टू द अपोजिशन, हाउ डेयर, जबकि खुद आपका एक पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आप उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर से रिमूव करना चाहते हैं। तो उनका भी सवाल वैलिड है। उसके बाद जो अगली चीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं इस वक्त, कैंप्स के अंदर हिलचुल है। दो कैंप्स हैं इस वक्त, दो कैंप सिर्फ दुनिया में अगर देखा जाए तो, रशिया और चाइना एक कैंप है और अमेरिका एक साइड पर है। इन दोनों के अंदर एक थोड़ी सी कहते हैं बेचैनी सी नजर आ रही है, इन दोनों के अंदर एक इस्तराब सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी चीजें शिफ्ट कर रही हैं आगे पीछे। और उसमें जो देखा जा रहा है, जो मैं जिसका हवाला देना चाहूंगा वो ये है, एक तो शिफ्ट ये था कि आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ का 2 हफ्ते बहुत लंबा पीरियड होता है, किसी भी एक रूलर का वॉशिंगटन डीसी में 2 हफ्ते बैठना इज अ लॉन्ग पीरियड। ज्यादातर लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन के लिए आते हैं। एक हफ्ता था सर, एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, जबकि पीछे आग लगी हो। एक हफ्ता भी एक कंट्री जो जल रहा हो उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाए बगैर किसी मालिक के, ये भी बहुत, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी बहुत ज्यादा होता है। आप कहते हैं 1 हफ्ता बहुत पीरियड होता है। 1 हफ्ते का दौरा करके गए, कई वादे यहां से लेकर गए, कई शिकायतें करके गए, साथ ही दूसरी टाइमिंग जो थी, डॉक्टर जयशंकर फौरन रशिया चले गए, ये उसके साथ टाइमिंग। और तीसरी जो उन्होंने हाफिज सईद साहब का जाते ही उन्होंने कहा कि जी वो हमारा बंदा हमारे हवाले कर दे। ये 3-4 चीजें बड़ी अजीब सी चल रही हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो आज मैं नई चीजें देख रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया आंखें दिखा रहा है फिर अमेरिका को, रेड सी में ऑलमोस्ट अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं। और अगर देखा जाए अमेरिका के तो हालात, मैंने आज एक छोटी सी, बल्कि मैं बताना चाहूंगा आपको, आज प्रेसिडेंट शी ने आज 2024 का पहला पैगाम दिया, पहली उन्होंने स्पीच दी, जिसको ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया के ऊपर एयर किया गया। उन्होंने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार की सारी उसके बारे में चीजें उन्होंने काउंट की। उसके साथ ही मैंने आज एक ट्वीट की उसको रिबटल करने के लिए। मैंने कहा वेयर इज प्रेसिडेंट ओबामा? हमारा प्रेसिडेंट तो ओबामा है, वो दूसरे मियां साहब तो जो है बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा, वो तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए रखा उन्होंने। मैंने कहा प्रेसिडेंट ओबामा शुड हैव कम एंड हैज गिवन अस स्टेट ऑफ अमेरिका स्पेशली, और उसमें बताना चाहिए था उन्हें कि स्टोर लूटिंग, ओपन ड्रग मार्केट्स, हमारी जुडिशरी का फेल्योर, हमारे बॉर्डर फेल्योर, हमारे इन्फ्लेशन, रेड सी में अमेरिका के हथियार डालने के बारे में हमें भी अपडेट करना चाहिए था। चीमा साहब, जिस मुल्क में बैठा हूं, मेरा एक सवालिया एक बहुत बड़ा एज एन अमेरिकन मेरे लिए कंसर्न है, जब आपने 3 मुल्क दुनिया के प्रीएम्प्टिव अटैक्स के जरिए तबाह कर दिए हो, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान, और आपने वहां एटॉमिक बॉम्ब लेवल की बमिंग की हो और मिलियंस के हिसाब से लोग मारे हो, और एक ताजा जंग के अंदर आप ना सिर्फ पैसे भी फंड कर रहे हो, आप असला भी दे रहे हो, आप बंकर बस्टर भी दे रहे हो, आप मदर ऑफ बॉम्ब्स भी दे रहे हो, फिर अपने बॉर्डर पे 10,000 बंदा डेली क्रॉस करके आ रहा है, स्ट्रेंजर जिसका कोई पता नहीं कौन है। मैं कंसर्न हूं अपने बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में कंसर्न हूं। व्हाट इज देयर प्लान? मैं कई दफा पूछता हूं ये क्या है, तो उसका सियासी जवाब दिया जाता है ये जो लोग सारे आ रहे हैं, ये सोच के इनको लाया जा रहा है कि कल को ये डेमोक्रेट बन के हमें वोट देंगे, अमेरिका विल बिकम अ 1 पार्टी रूल। मैंने कहा अमेरिका बचेगा तो 1 पार्टी रूल बनेगा ना भाई, बचेगा तो करेगा ना। ये जो 10,000 स्ट्रेंजर वॉक कर रहा है, 4-5 मुल्क आपने रिसेंटली पिछले 10 साल में तबाह किए हैं, 15 साल में मिलियंस लोग आपने मारे हैं,
जो बेदोषे थे बिल्कुल, और 10,000 लोगों को आप डेली बेस पे वेलकम कर रहे हैं इस कंट्री के अंदर। यू हैव नो क्लू अबाउट इट, वेयर दे कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। तो ये इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका तो खैर बस अब फ्यूचर अब नजर आ रहा है सारी दुनिया को, हर दीवार पे लिखा है, दुनिया की हर दीवार पे लिखा है कि फ्यूचर एशिया का फ्यूचर है, दरअसल इंडिया एशिया का, का चाइना का। दो चीजें नजर आ रही हैं सारी दुनिया को। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े हैं वो तो फारग हो गया ना वैसे ही, वो तो फारग। वो मुंडा खुंडा ऐसी हो, पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, तो उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो फारग हो गया। अब इन्होंने अपनी जरूरत नहीं है तो किसी स्टेट अटर्नी को आगे करके वो गुप्ता पकड़वा दिया उधर से। तो ये मेरा मतलब चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो प्रेडिक्शन है 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा, मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा, और चाइना ने अगर कुछ अच्छे काम किए जो कि कर रहे हैं। मैं आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन प्रेसिडेंट शी केम हियर, व्हेन ही केम हियर, he met all the business people। और उसके इस दौरे के दौरान when he was still here, हमारे बाबा जी ने उनको कहा कि he's a dictator, उसने फिर भी हंस के जवाब देके घर चला गया। This is how the winners win the game, this is how। लेकिन जब इस वक्त अमेरिका के अंदर ओबामा साहब की पॉलिसी थी कि हर बच्चे को चाहिए कि स्कूल ना जाए, नशा करे, वो हो रहा है। अगर this is what you want, you get it, वो ले लिए। कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर कंप्यूटर कितना चलाना चाहिए, थूका ना चलाना चाहिए। कंप्यूटर तो मैथ के बाद, कंप्यूटर है क्या है, कैलकुलेशन है सारी, तो मैथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा जो नशे करते हैं, ये वीड प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। चीमा साहब, मैं डेली बेस पे जब घर से निकलता हूं 10 फुट 1 मील आगे जाता हूं, चपक्के पड़ते हैं वीड के, वीड गाड़ी के अंदर आ रही होती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। चीमा साहब, दुनिया की कौन सी मशीनरी आप ऑपरेट कर सकते हैं जब आप वीड स्मोक कर रहे हैं। ये मैं क्वेश्चन ओबामा से पूछना चाहता हूं। और ओबामा साहब खुद कीनियन है, कीनिया से उनके एंसेस्ट्री, उनके वाले साहब कीनियन थे। मुझे ये को बता दें कि वीड पीकर आप सुबह 5 बजे 6 बजे कंप्यूटर पे जाके अपने ऑफिस में क्या ऑपरेट करेंगे, आप क्या ऑपरेट करेंगे। सारा दिन प्रमोट करते हैं, ये कहते क्या है, सिगरेट नहीं पीना, वीड पिए, सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं क्लिनिक्स में कि वीड पिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वाह भाई वाह। चीमा साहब, 2024 में वीड इतना पिएंगे अमेरिकन, इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, इतना पिएंगे। और उसके बाद यह कि डिक्लाइन हो चुका है, तो उसकी वजह यह है कि जहाज बड़ी मुश्किल से उड़ाते हैं, कई हादसा रोजाना होते होते बचते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। कस्टमर सर्विस के हालात ये हैं कि बॉर्डर आप क्रॉस कर सकते हैं 10 मिनट में, किसी एयरपोर्ट के ऊपर आके देखें अमेरिका में 3-3 घंटे 4-4 घंटे की लाइन, 4-4 घंटे की लाइन है। और हर अमेरिकन सिटीजन को जलील किया जाता है। बॉर्डर के ऊपर आपको कंबल दिए जाते हैं, सेल फोन दिए जाते हैं, आपको जहाज की टिकट दी जाती है, बसों में बिठाया जाता है, आपको वहां पे गले मिला जाता है, आपको कहते हैं वेलकम, वेलकम टू यूएसए। तो ये दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि आफरीन है चीमा साहब, इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा भारत की गवर्नमेंट को किस तरीके से कि वो तेल के ऊपर भी कंट्रोल है उन्हें, और उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें तेल की प्राइसें नहीं बढ़ने देनी। अगर हम रशिया से नहीं ले पाएंगे तो वेनेजुएला से किस तरह लेना है। चाइना के साथ अगर लिथियम वहां से नहीं होता तो हमने खुद कहां से निकालना है। अगले कोलंबिया तक आ गए, अगले अर्जेंटीना तक आ गए। बड़ी मार्केट है चीमा साहब। जब और तीसरा, गलती से शिप के ऊपर कोई अटैक आ जाए तो अगले कहें कि हम समुद्र के नीचे से तुम्हारा निकाल के ले आएंगे। 3 शिप अगलों ने खड़े कर दिए अपने शिप्स को बचाने के लिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। और अपनी कौम की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने कौम के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत
किस तरह की जाती है। चीमा साहब, रिगार्डलेस, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रेसिस्ट होकर इनके बारे में सोचें, दिस इज हाउ यू डू इट। हम आपको सही। लर्न करना चाहिए, अमेरिकन को लर्न करना चाहिए। आपने क्या क्या लर्न करना है? आपने तो आंखें और कान बंद कर रखे हैं ना। अमेरिका को लर्न करना चाहिए कि दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट। रेड सी में ये रोजाना कहते हैं ना कि हम इस जंग को एक्सपैंड नहीं करना चाहते और भाग गए हैं अमेरिकन। तो आज इंडिया ने वहां 3 अपने शिप भेज दिए हैं, इनको सीखना चाहिए उससे। डॉक्टर साहब, बात तो तब है ना जब टाइम आएगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड कर पाता है। अभी तक तो इंडिया ये फाइंड आउट नहीं कर सका कि उनकी शिप पे हमला किसने किया है। शिप तो 3 उन्होंने खड़े कर दी हैं, लेकिन अभी तक इंडियन नेवी ने कहा है कि हमने अपनी सर्वेलेंस बढ़ा दी है, हमने अपने जो अपनी फुटप्रिंट्स वहाँ पे समंदरों में इंटरनेशनल वाटर्स में बढ़ा दी हैं, लेकिन वो पहले एस्टैब्लिश तो करें और बम आया केड़े पास ही वो तो चीमा साहब, किसी मैं को उसके पता बारे ही में नहीं चला। चीमा साहब, मैंने उसके बारे में आर्टिकल, यहाँ अमेरिकन आर्टिकल पढ़े हैं। उन्होंने उन्हें इतराज है, ये इंफॉर्मेशन अमेरिकन की तरफ से दी गई थी। अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है ईरान के साथ वहां पे एंगेज करे, खुद नहीं कर सकते ना, तो कहते हैं इंडिया एंगेज करे। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू देम कि आपके ऊपर अटैक जो आया ईरान वाली साइड से आया, इट वाज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। इंडिया प्लेड वेरी स्मार्ट। वो जो 3 शिप आप कहते हैं ना, वो प्रिकॉशंस के लिए, जब 3 शिप आपके खड़े होंगे वहां आपके आईएनएस के, तो आप पे अटैक कौन करेगा? प्रिकॉशन तो जाएगा ना, थ्रेट तो जाएगी ना कि अगर अटैक करेंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे आगे से। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका इज डेस्परेट कि किसी तरीके से इंडिया या चाइना को एंगेज करे लद्दाख पे, या फिर ईरान या इस आपके रेड सी के आसपास कोई दूसरी सुपर पावर एंगेज हो, क्योंकि खुद नहीं कर सकते। खुद जिस तरीके से ये रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के काबुल से भागे थे, उस दिन के बाद से इन्होंने दुकान बंद कर दी है इनके। इस वक्त अमेरिका की दुकान बंद है। ये कहते हैं लोग हमारी जंगें लड़े। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू गेट एंगेज विद देम, विद चाइना, और क्योंकि देखें चीमा साहब, अगर 50 साल चाइना की 50 साल के अंदर जो तरक्की है, उसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि वो किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज नहीं हुए। इंडिया इज डूइंग द सेम थिंग। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ना करे, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करे। कर रहे हैं वो, 5वें नंबर पर आ गए, 3रे नंबर पर आ जाएंगे, दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल में। वो दूसरी रिटेलिएट कर ही नहीं पाएगी, कर ही नहीं पाए। देखिए नहीं, बाइडेन का स्पीच राइटर तो आपको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ा। मुझे अगले किसी ने कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हर वक्त इंडिया के गीत गाते हैं, गीत गाते, आपने बॉम्बे के स्लम देखे? मैंने कहा हाँ देखे। मैंने कहा मैं हाँ देखे। मैं क्या, हो सकता है जो बाइडेन का स्पीच राइटर उसी स्लम से आया हो सकता है इस वक्त जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड बैंक के ये सारे स्लम से आए हों। लेकिन लेकिन तारसा तुम्हें वो तो ट्रेन लेकिन तारसा वो ट्रेन तो अमेरिकन ने की है ना। ये तो फिर नहीं अमेरिका नहीं का मल्टीकल्चरलिज्म है ना कि वो ट्रेन करते हैं लोगों नहीं, को। ट्रेन नहीं, चीमा साहब उसकी गलती है। उसमें एजुकेशन एक देते गुजारिश हैं। ये करना चाहूंगा, अजय बंगा की एक भी डिग्री अमेरिकन नहीं है, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट। गूगल करें इसको। मुझे भी यही शक था कि हो सकता है यहां से पॉलिश किया हो ये सारा कुछ यहाँ पे। नहीं, ये गलत बात। टेस्ला का जो नया सीएफ है उसके पास एक डिग्री नहीं है अमेरिकन, सारी डिग्रियां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। एक्सपीरियंस तो अमेरिकन है ना। भाई एक्सपीरियंस का क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब? अब मैं उसके अगली मिसाल देना चाहूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा, जो कुछ मर्जी पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको डाटा मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है कि एमआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है, सारी दुनिया को पता है। चीमा साहब, ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है, और डीएनए होता है चीमा साहब, डीएनए होता है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं अपने डीएनए पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल। क्या वजह है? हम पस्तियों की गहराइयां इतने मेहनत से क्यों तलाश कर रहे हैं? मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल। हालांकि मुझे दुख है इस बात का। मैंने एक दफा आपको बताया कि मैं जहां की पैदावार हूं, टेक्सला यूनिवर्सिटी से 100 मील के फासले पर है। लेकिन क्या वजह है? मेरी कौम जाहिल क्यों है? क्यों साइंस से आंखें फेर गए? क्यों अपने आप को ये बिल्कुल जाहिल रखना चाहते हैं? क्या वजह है? Why they are refused with science? Why they are annoyed with science? Why they are angry with the world? हालांकि टेक्सला देखें जरा, मैं खुद आर्यन हूं, मैं खुद, मेरी रेस, मैं अपनी रिसर्च में देख रहा हूं, आर्यन है मेरी रेस। दो 200 एडी में यहां पे आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी, मेरी एंसेस्ट्री के साथ थी किताबें। ये क्या वजह है कि हम आज जाहिल, और जाहिल रहना, हम इस खुशी, इसमें प्राइड रखते हैं कि हम जाहिल हैं। आज आपसे बात की जाए, सारे आप पाकिस्तान में जो जाहिल मौलवी आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? खुलफा राशिदीन का दौर। खुलफा राशिदीन का दौर कौन था? क्या सर, 600 सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी में आप रहना चाहते हैं? है कोई अकल वाली बात आपकी?
खुलफाए राशिदीन का दौर, कहते जी वो वाह वाह, जो आपके ऊपर, जो आपके मुर्शद के ऊपर केस है, कहते जी उसका वो पूरा क्या नहीं हुआ था जी वैसे उसका, इमरान खान का इमरान साहब के ऊपर केस, वो जो इद्दत इद्दत पूरी नहीं हुई। वाह भाई वाह, भाई वाह। और उस बंदे का देखें, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, कहता खुलफाए राशिद, वो खुद क्या कहता था, अमर बिन मारूफ है। इद्दत पूरी नहीं करनी। उसका पर्सनल मैटर है यार, क्या हो गया, इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई, आगे चलो यार, उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन डॉक्टर उसको साहब सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 62-63 सादिक और अमीन होना चाहिए। वो सादिक और नाउजुबिल्लाह, मैं तो कहता हूँ ये नाम देना भी गलत है। सादिक और अमीन का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के पास उनका था, उनको साथ कंपेयर करना भी ज्यादती मैं समझता। लेकिन चीमा साहब, आपको दर हकीकत वजह ये है कि दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड रिलीजन जो है इस्लाम, जिसको समझ नहीं सके, हम उसके स्पिरिट को छोड़ देते हैं, उसके स्पिरिट के नजदीक नहीं जाते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है स्पिरिट को समझना। हम उसके रिचुअल में फंसे हैं, 5 नमाजें, सारा दिन वजू करके फिरते रहो सारा दिन, कहते वजू टूट गया जी, वजू टूट गया। वजू जोड़ के रखना, टूटन नहीं देना। कमाई सारी हराम दी, वजू नहीं टूटन देना। रोजे रखने हैं, सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखनी, सारा दिन, सारा मिडिल ईस्ट यही करता है, रात को दुकानें खोल के बैठे, कहते ये रमजान, ये रमजान। आज ते उमरिया दे जोर है, कमाई सारी हराम दी, कमाई सब हराम दी। चलो चीमा साहब, मर्जी आपकी, बादशाह बंदे हैं, मेरे जैसे बंदे, मैं तो खैर अपने आप को ये क्लेम ही नहीं करता कि मैं रिलीजियस पर्सन। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन ऑन द प्लेनेट, एवरी रिलीजन, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि दुनिया का हर मजहब जो है आपको वही सबक दे रहा है जो एक रिलीजन दे रहा है, मोहब्बत का, प्यार का, सलूक का, इज्जत का, यही सबक दे रहा है। अगर ये नहीं मैं आज किसी से, मुझे किसी का हो सकता ताड़ साहब, यू आर इन लव विद एवरीबॉडी, व्हाई? मैंने कहा मैं पैदा बैसीते इंसान हुआ था, मजहब बाद में दिया गया। मैं अगर उस रिश्ते का, मुझे उस रिश्ते का ख्याल नहीं है, व्हाट कैन अ मुस्लिम आई कैन बी, व्हाट कैन अ हिंदू यू कैन बी? यू आर बोर्न ह्यूमन फर्स्ट। नाम आपको, मेरा नाम साजिद है, किसने दिया है? ये क्या है, ये कहां से आया है नाम? चीमा साहब, मुझे उस रिश्ते का प्यार होना चाहिए बहसीते इंसान के किसी दूसरे इंसान के साथ। अगर वो नहीं है तो ये बाकी सब धोखा है मेरे ख्याल में। हम सारे, वी आर लास्ट पीपल, वी आर लास्ट, वी आर ट्रेन्ड टू बी लास्ट, वी आर ट्रेन्ड टू बी लास्ट। एक मौलवी ने अच्छा, फिर कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ठीक है, मैं मानता हूं खुदा का घर, फिर जूती क्यों चोरी हो जाती है आपकी वहां पे? फिर वहां आपके ग्लास जो है वो जंजीरों के साथ क्यों बंधे हुए हैं? वहां बच्चों के साथ ज्यादतियां क्यों हो रही है? क्या वजह है? फिर क्लाशों को बम के धमाके क्यों हो रहे हैं खुदा के घर में? शर्म नहीं आती आपको कि खुदा के घर के अंदर घुस के मार रहे हैं? आपके मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है, दोनों कह रहे हैं हम शहीद हैं। यार क्या तुम कर रहे हो यार? कहां जाने की तुम्हारी प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग तुम्हारी? और हर चीज में जिहाद ठोक रहे हो, जिहाद ठोक रहे हो। क्या जिहाद है तुम्हारा? जहालत के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते हो? अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? और जो तुम्हें जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले सबके बच्चे लंदन बैठे, पता नहीं केड़े दुनिया के किस कोने में क्या आपकी डेस्टिनेशन है। I'm very embarrassed and very shocked जो मेरे खासकर मादरे मिलत के साथ जो हो रहा है चीमा साहब, वो तो बहुत एक अजीब सी सिलसिले हो रहे हैं। अगला जो मैं खासकर एक और चीज जिस पे मैं 2024 में खासकर देख रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ। ड्रोन के इस्तेमाल दुनिया में बढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर ये बता रहा है चीमा साहब। गूगल का 1,70,000 एम्प्लॉई है, 30,000 एम्प्लॉई वो फायर कर रहे हैं सिर्फ एआई की वजह से। हमारे यहाँ तो तार साहब कोई वजीर आजम सदर बात भी नहीं करता, ये एआई की चीज है। कभी कोई नेशनल लेवल पे डिस्कशन नहीं हुई इसकी एआई पे। मैंने तो मोदी के मुंह से बड़ी दफा सुना है एआई। हमारा वजीर आजम तो इसकी बात नहीं करता। ये क्यों? ये अभी हमारे लोगों के पास पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग नहीं है या क्या है तार साहब? ये नहीं चीमा साहब, आपके पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट को नहीं, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं एआई में। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बच्ची जिसने अभी रिसेंटली पीएचडी की है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, मैंने कल उसको शाम बैठ के बताया, मैंने कहा मेक श्योर योर जॉब इज नॉट अंडर थ्रेट इन द फ्यूचर ड्यू टू द एआई। और बल्कि सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, मेरा जो सन इन लॉ है, मास्टर्स इन फाइनेंस है, he just passed the exam for the CPA, became a chartered public accountant। वो मास्टर्स दोबारा कर रहा है जॉन हॉपकिंस से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्योंकि फ्यूचर के अंदर you won't be able to survive without artificial intelligence to begin with, period। लेकिन आपको तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं ना। आप तो समझते हैं ना, आपने जो कह दिया, कहते खुदा के नाम के हमने कंट्री बनाया था, दुनिया खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खत्म नहीं होगा। That's what you believe in?
कहते अल्लाह के नाम पर एक ही कंट्री बना, इस्लाम के नाम पर दुनिया में एक ही कंट्री बना था, वो खत्म नहीं होगा, वो पाकिस्तान है। तो जिसके बारे में फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर साहब कोशिश तो कर रहे हैं चीजें बचाने की, नहीं बताएं ना चीमा साहब, नहीं ताकतें जो हैं वो बड़ी खिलाफ काम कर रही हैं पाकिस्तान के, लेकिन नहीं, कोशिश तो ताकतें लग इतनी फारग हैं चीमा साहब, ताकतें फारग हैं कि सिर्फ आपके पीछे लग गई हैं। डॉक्टर साहब नहीं, दुनिया की देखिए, नहीं आप चीमा साहब, आपके जो भी कुछ होता है आप सिर्फ 2-4 पार्टियों के जिम्मे लगा, कहते हैं राह कर गया है, सीएए कर गई है, मुसाद कर रहा है, फारग है बैठी एजेंसियां। डॉक्टर साहब जिनके इंटरेस्ट होने हैं उन्हीं के जिक्र करना है ना, चीमा होना साहब आप मुझे नहीं, क्यूबा का नहीं जिक्र तो नहीं करना। मुझे बताएं क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट हो सकता पाकिस्तान में, किसी का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब इतनी बड़ी, पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरे इंटरेस्ट क्या होगा किसी का? डॉक्टर साहब देखें, $350 बिलियन की फॉर्मल इकोनॉमी है, कुछ 600-650 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन है, बड़ी फौज है, खित्ते में इन्फ्लुएंस रखते हैं। डॉक्टर साहब इंटरेस्ट तो होगा ना, एवं तो नहीं अमरीकी साढ़े यार। डॉक्टर साहब अब आप जो है वो आपका मुल्क एवं नहीं साढ़े जफियां पाता है, कोई गल है साढ़े इच। आप अमेरिकन को अड्डे उड्डे आप ले दे रहे होंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं आगे पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 76 साल में सिर्फ आपने एक ही चीज बेची है, अपनी जियोग्राफिक लोकेशन। आपके पास सिवाय आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के आपके पास कोई चीज बेचने के लिए मौजूद ही नहीं। मैं इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। शुक्र है हाँ तो बेचो फिर, और क्या हो सकता है? वो भी मेरा ख्याल है बलोचिस्तान एक ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, पेशावर अपना सूबा सरहद एक ਨੂੰ बेचिए, ये तुसी ਜ਼ਾਹਿਰ है कि लीज नहीं देता जी, आईएमएफ ਤੇ हर्षद चल रही है आपकी। चीमा साहब मैं हैरान हूं इस बात पे, मैं कल परसों मैं एक वीला किसी का सुन रहा था चीमा साहब, आपके रेलवे को प्रमोट अयूब दौर में नहीं किया गया सिर्फ इस वजह से कि उसके लड़के की बेडफोर्ड ट्रकों की अपनी कंपनी थी। आपका पीआईए आज तबाह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर चीज एमिरेट्स को बेच रहे हैं। मैंने पीआईए के बारे में पढ़ा अगले दिन कि आपने कराची उसका स्टेशन था, हब था, आपने उस हब को खत्म करके एमिरेट्स डायरेक्टली 4 शहरों में लैंड कर रही है, 4 शहरों में। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालांकि दिस इज अगेंस्ट, एमिरेट्स को आना चाहिए था कराची, लोकल पैसेंजर पीआईए पे जाते। जी चीमा साहब ये आपके हालात हैं, आप अपने मुल्क को खुद तबाह करने वाले। आज का मैं क्लोजिंग जो करना चाहूंगा, जो मेरा मैं एक शायर से बड़ा मुतासिर हूं, जॉन एलिया से। उसका एक शेर है, मैं समझता हूं उसने मेरे मेरे मादरे मिल्लत के लिए लिखा। उसने कहा, मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह करके भी मलाल तक नहीं। खुद को तबाह कर लिया, मलाल तक भी नहीं। सही बात। वो खुश हैं सारे, और खुश हैं। देखिए वाहिद मुल्क है दुनिया का कर्जे लेने पे जश्न मनाए जाते हैं, एसेट्स बेच के कहते हैं डॉलर आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है जब एसेट बेचे जाते हैं। वाह भाई, डिफॉल्ट से बच गए हैं, तरक्की बहुत तरक्की माशाल्लाह। डिफॉल्ट से बच गए हम, ये हमारा व्यू होता है कि जी डिफॉल्ट से बच गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये आई विश, आपने जब कहा ना कि लीडर्स की बात की, आई विश कि मेरे लीडर भी इस मुल्क में रहें। नवाज शरीफ को भी जाना पड़ता है, मुशर्रफ को भी बाहर जाना पड़ता है, ये इस मुल्क में नहीं रहें। पड़ता नहीं, कैरियर से आते हैं चीमा साहब, यहाँ दिल गंदगी बहुत है ना, पोल्यूशन बहुत है। मुझे कल किसी ने कहा कि इस पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ रहने से 6-7 साल जिंदगी कम हो जाती है। और लाहौर में वो स्मॉग की वजह से। लेकिन चीमा साहब देखिए ना, आपके फॉरेन एजुकेटेड हैं बच्चे, वहां के पढ़े, वो क्यों रहेंगे भाई वहां? और पैसा इतना है, अरबों में लेके जाते हैं, अरबों में। आईएमएफ के $3 बिलियन किधर गया है? गया कि कोई नई सड़क बनी हो पाकिस्तान में? किधर गया है वो इधर से निकला ही नहीं है। वो डीसी से बैंक ट्रांसफर होता है सिर्फ। अमेरिका की खूबसूरती तो यही है, बर्तानिया की खूबसूरती यही है कि बैंक से बैंक ट्रांसफर पैसे यही होते हैं, गुर्दे आपके लिख जाते हैं, गुर्दे आपके देते हैं फिर बाद में। आपको उन्हें रखा किसने देने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, गो की स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, लेकिन इससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी तार साहब। और पर्टिकुलरली हमारे बलूचिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आनी है मिडल ईस्ट से, वो आई एम वेरी होपफुल कि चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। कोशिश भी करनी चाहिए, कोशिशें कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तार साहब आप देखिएगा कि अल्लाह पाक के हुक्म से ये रास्ता जो है वो पाकिस्तान को अच्छा रास्ता मिलेगा। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमें वो चला रही है तार साहब। ये जो 600 अरब डॉलर की मैं एक वो शख्स हूं कि मैं भी खुद फरेबी में आया था इमरान खान साहब की,
जब उन्होंने नारा लगाया था बनेगा नया पाकिस्तान। मैं खुद फिर एक दफा इत्तेमाद में आया था जब मुझे ये पता चला था कि हमारे आर्मी चीफ हाफिज कुरान है और सऊदी अरेबिया में जाकर। मैं आज भी अभी तक मायूस नहीं हूं। हाँ, उनकी स्पीड से मायूस हूं। उनका पीटीआई के साथ जो वो उन्होंने ये नया सिस्टम क्रिएट किया है कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और पाक फौज जिंदाबाद, और बिलियन अरबों रुपए के जो साथ लॉन्ड्री क्लीन हो जाते हैं, हलाल हो जाते हैं, इन चीजों से मायूस जरूर हूं मैं। और दूसरा ये है कि आपने इलेक्शन के हवाले से बात की है। बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्शन क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपका जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी वॉशिंगटन डीसी में क्या इज्जत होगी, क्या इज्जत होगी जब वो आएगा यहाँ पे। हर अमेरिकन को पता होगा दिस पर्सन इज मैंडेटलेस, ही सिलेक्टेड, किसी कड़े जो ना निकलेगा, क्या इज्जत होगी। फिर आप कहते हैं कि फौजियों को बुला के अंगूठे उनसे लगवाए जाते हैं। वजह ये है सिस्टम हाइब्रिड, सिस्टम हाइब्रिड। आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया नाक में रोटियां नहीं डाल रही, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ठीक है, आप रखे, मैं नहीं कहता, मैंने आपको कहा था कि 5 दफा अमेरिकन सदर गया पाकिस्तान में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्शल लॉ, द मिलिट्री डिक्टेटर्स, फाइन। सीसी भी बैठा है इजिप्ट में, और भी कई बैठे हैं, कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान कहां है, मुआशी तौर पर कहां है, तालीमी लिहाज से कहां है। मैं जमहूरियत का मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं। जो भी सिस्टम हो, पाकिस्तान का नाम बचाए, खुदा ना अगर हो सकता है। इंशाल्लाह तार साहब बचेगा पाकिस्तान का नाम, आपकी दुआओं से बचेगा। कोशिश लगे हैं ਅਸੀਂ इंशाल्लाह, स्लोली अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। नहीं स्लोली ना करो, ये रौला है ਤੁਹਾਡਾ अगर प्रोग्राम 176 साल और लैंड ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। जी ठीक है तार साहब, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच।